हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग गांधी युग, गांधी से रिलेटेड पढ़ेंगे। जो इनका काल, गांधी जी का काल रहा मुख्य रूप से 1917 से 1947 के काल को गांधी युग कहा जाता है। तो आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे, इनसे एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखा जाए, गांधी जी, जो गांधी युग है, बोला जाता है कि जब गांधी जी क्या होते हैं, दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, जो प्रथम सत्याग्रह वह चंपारण का स्टार्ट करते हैं, वहीं से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में वह भाग लेना स्टार्ट करते हैं। और वह जो काल रहता है 1917 से 1947 तक का काल रहता है, जो जिसका क्या होता है, गांधी जी नेतृत्व करते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में देखेंगे, क्या रहा आखिर गांधी जी क्या थे। देखा जाए, महात्मा गांधी, इनके पृष्ठभूमि के बारे में पहले जानेंगे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में होता है। तो यह ध्यान में रखेंगे, जो गांधी जी का जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। इनके पिता करमचंद गांधी रहते हैं, इनके माता का नाम पुतलीबाई गांधी रहता है, इनके पत्नी कस्तूरबा गांधी होते हैं। इनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी है, इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसी दरमियान इनकी शादी कर दी जाती है। उस समय गांधी जी का भी 13 वर्ष आयु रहता है और उनकी पत्नी जो शादी होती है उनका भी आयु लगभग वही रहता है। तो सेम आयु में दोनों का बहुत कम समय में शादी कर दिया जाता है। तो गांधी जी की जो पत्नी हुई कस्तूरबा बाई गांधी और उनके पिता हुए करमचंद गांधी और माता पुतली बाई गांधी। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी 1888 ईस्वी में यहाँ से पढ़ने के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं। तो उनका जो पढ़ाई का दरमियान रहता है 1889 से 91, यह जो 2 साल होता है, वह 2 से 3 साल क्या करते हैं, बैरिस्टरी की पढ़ाई इंग्लैंड में जाकर करते हैं। तो ये रहा उनका पढ़ाई कब करते हैं, वो 1889 से 1991 में इनकी पढ़ाई इंग्लैंड में करते हैं। और यह जो पढ़ाई रहता है वह बैरिस्टरी की पढ़ाई करते हैं। यह पढ़ाई जैसे ही यह कंप्लीट करते हैं, अब उन्हें बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के बाद उन्हें वकालत की ज़रूरत थी, यानी वकालत करने की ज़रूरत थी। उसी बीच में क्या होता है, एक भारतीय जो दक्षिण अफ्रीका में होता है, वह व्यापारी रहता है, उसका केस लड़ने के लिए गांधी जी को आमंत्रण करता है वह। और गांधी जी क्या करते हैं, उसके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और वह व्यापारी जो था दादा अब्दुल्ला था, उसके केस को लड़ने के लिए वह साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। जब क्या होता है, जब वह साउथ अफ्रीका जाते हैं तो जाने के दरमियान में उनके साथ एक महत्वपूर्ण घटना होता है। क्या होता है वह घटना, कि जब वह डरबन से विक्टोरिया की यात्रा प्रथम श्रेणी में कर रहे होते हैं, तब उन्हें क्या कहता है, मेहिन्सबर्ग करके एक जगह है, इस मेरिन्सबर्ग जगह में उन्हें उस कोच के डब्बे से उतार दिया जाता है। इस कोच के डब्बे से उतारने के बाद उनको बहुत आहत होता है। उन्होंने वहां देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे गोरे काले का भेदभाव किया जा रहा है। इस आहत होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने संकल्प लिया कि जो इस गोरे काले का भेदभाव है, इसको उन्होंने कम करने का प्रयास भी बहुत हद तक किया। तो इस तरह से जो उनका घटना एक होता है मेहिन्सबर्ग, जब वह डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे होते हैं, तो प्रथम श्रेणी से उन्हें अधिकारियों द्वारा उतार दिया जाता है, जो रेल कांड के रूप में भी जाना जाता है। इससे कभी कभी क्वेश्चंस पूछता भी है, तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जब वह दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या करते हैं, पहला नटाल इंडियन कांग्रेस, यह 1894 ईस्वी में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो 1894 ईस्वी में यह कहाँ करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। तो 1894 ईस्वी में उनके द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन एक अखबार का पब्लिश किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। तो नटाल इंडियन कांग्रेस के बाद 1903 ईस्वी में उनके द्वारा एक और अखबार का आयोजन इंडियन ओपिनियन के नाम से किया जाता है। यह भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि इंडियन ओपिनियन किनके द्वारा अखबार प्रकाशित किया गया था। तो यह था महात्मा गांधी के द्वारा 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही। तो
उसके बाद क्या होता है, अगले 1904 ईस्वी में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। यह भी दक्षिण अफ्रीका में करते हैं, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। फिनिक्स आश्रम उनके द्वारा 1904 ईस्वी में स्थापना किया जाता है। उसके ठीक 2 वर्ष बाद 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। यह प्रथम सत्याग्रह क्या किया जाए, पहली बार उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किसी आंदोलन को किया था, तो वह था प्रथम आंदोलन, जो प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इससे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह का उपयोग कहाँ किया गया था। तो प्रथम सत्याग्रह का उपयोग महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया गया था। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए भारत में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो वह चंपारण होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे, सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो उन्होंने आंदोलन पहली बार किया वह प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना गया, जो पहले दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में उन्होंने किया। तो यह ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है 1909 ईस्वी में उन्होंने हिंद स्वराज की पुस्तक भी लिखी। तो इस तरह से दो के क्रम से इसे याद कर लेंगे। पहला 1894 और दूसरा 1903, दो का कॉलम बनाकर याद कर लेंगे। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस, 1903 में इंडियन ओपिनियन, फिर 1904 और 6, 1904 में फिनिक्स आश्रम और 1906 में प्रथम सत्याग्रह का उपयोग, और एक 1909 में हिंद स्वराज। उसके बाद क्या होता है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आते हैं तो वह जो दिन होता है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, यह दिन इतना पवित्र होता है। इस 9 जनवरी को क्या कर दिया जाता है, भारतीय अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन को इतना शुभ दिन माना गया था कि 9 जनवरी को आज भी भारतीय अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो यही 9 जनवरी 1915 को वह क्या करते हैं, महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं और सबसे पहले उन्हें जो गुरु किसे चुनते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को। इन्हीं से वह क्या करते हैं, भारत के राजनीतिक गलियारों को यह देखते हैं और इन्हीं से विचार विमर्श लेते हैं और अपना गुरु इन्हीं को मानते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले से क्या करते हैं, अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं और यहाँ के राजनीतिक को समझने का कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही महात्मा गांधी भारत में आते हैं, आने के बाद उन्हें क्या करते हैं, साबरमती आश्रम 1916 ईस्वी में एक साबरमती आश्रम का उद्घाटन भी करते हैं, बनाते हैं। यह जो साबरमती आश्रम जब बनाते हैं उससे पहले एक घटना क्या होता है, यह घटना जो था कि जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में चल रहा होता है। उसी बीच में जब महात्मा गांधी आते हैं तो वह ब्रिटिश को सहयोग करते हैं। ब्रिटिश का सहयोग इसलिए करते हैं ताकि वह अपने लक्षित उद्देश्यों को उस सहयोग के माध्यम से प्राप्त कर सके। इसको लेके वह ब्रिटिश का सहयोग करते हैं और भारतीय सैनिकों को वह प्रोत्साहित करते हैं कि वह ब्रिटिश सेना में को समर्थन करें और प्रथम विश्व युद्ध में उसका साथ दे। यह इसलिए करते हैं ताकि वह चाहते हैं कि उसका समर्थन करते हुए वह जो अपने लक्षित उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सके, ताकि हमारी जो भारत की आज़ादी में स्वराज्य दिलाने में अंग्रेज हमारी सहूलियत करे। इस उद्देश्य से वह क्या करते हैं, भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहित करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के लिए। तो इसी को लेके जो उन्होंने प्रोत्साहित किया था भारतीय सैनिक को ब्रिटिश सैनिक का सपोर्ट करने के लिए, इसी को लेके उन्हें भारतीयों ने भर्ती करने वाला सर्जेंट की संज्ञा भी दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारतीय लोग उन्हें क्या चीज से संज्ञा दिए थे, भर्ती करने वाला सर्जेंट कहकर उन्हें महात्मा गांधी को पुकारा था। उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम का स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, साबरमती आश्रम 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। जैसे ही साबरमती आश्रम के स्टार्ट करने के बाद 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, ये जो राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के राजकुमार शुक्ला होते हैं, वह महात्मा गांधी को आमंत्रण करते हैं। वह आमंत्रण इसलिए करते हैं क्योंकि जो चंपारण में किसानों की स्थिति थी बहुत ही खराब थी। वहां पर मंजवड़ी क्या किया जा रहा था, किसानों से नील की खेती करवाया जा रहा था और उनसे जबरन राजस्व काफी मात्रा में भी वसूला जा रहा था। तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं को लेके महात्मा गांधी क्या करते हैं, राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर वह
बिहार में आते हैं। और यही तीन कठिया प्रणाली, यह तीन कठिया प्रणाली क्या था? यह तीन कठिया प्रणाली था कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी वह जो 3 कट्ठा कौन होता था? जो उस 20 कट्ठे में सबसे उपजाऊ 3 कट्ठा होते थे, उस पर नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा और नीलहों के द्वारा उन किसानों को विवश किया जा रहा था। तो उसके बाद जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं चंपारण में, वह क्या करते हैं? यह एक आंदोलन करते हैं। वह ब्रिटिशों के विरुद्ध क्या करते हैं? इसकी अवहेलना का मांग करते हैं। और जब यह उसका विरोध करते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यह जो चंपारण आंदोलन होता है, यह जो तीन कठिया प्रणाली होता है, यह समाप्त हो जाता है और 25% का जो लगान होता है वह भी माफ कर दिया जाता है। तो इस तरह से यह महात्मा गांधी का पहला ऐसा सबसे कामयाब आंदोलन होता है चंपारण आंदोलन, जिससे वह क्या होते हैं? आने वाला भारत के अग्रगामी राजनेता के रूप में उभर कर आते हैं। तो इस सबसे पहला सक्सेसफुल जो उनका आंदोलन रहा चंपारण आंदोलन। उसके बाद क्या होता है? इस चंपारण आंदोलन के बाद 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन करते हैं। इसमें क्या होता है? जो टेक्सटाइल में जो मजदूर काम कर रहे होते हैं उनको बोनस नहीं दिया जा रहा होता है। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुंचते हैं और अहमदाबाद के मिलों को लेकर वहां पर हड़ताल करते हैं। और इस हड़ताल में पहली बार वह भूख हड़ताल का भी प्रयोग करते थे। यह भी ध्यान में रखेंगे, जो प्रथम भूख हड़ताल किया गया था, इसी आंदोलन में भूख हड़ताल भी किया जाता है। और क्या करते हैं? उन किसानों को उनका वास्तविक, उन मजदूरों को उसका वास्तविक हक भी दिलाते हैं। तो इस तरह से वह अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ एक आंदोलन करते हैं जहां पर उनका वास्तविक हक दिलाते हैं। उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन के बाद उसके बाद एक और आंदोलन में वो भाग लेते हैं, यहाँ पर लिखना हम भूल गए, वह रहता है 1918 ईस्वी का खेड़ा आंदोलन। यह खेड़ा आंदोलन क्या होता है? यह खेड़ा आंदोलन गुजरात में है। इसमें क्या होता है? यह जो खेड़ा आंदोलन होता है, यह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वहां महात्मा गांधी को बुलाया जाता है। इस खेड़ा आंदोलन में क्या होता है कि फसल के नष्ट होने के बावजूद भी वहां के किसानों से अत्यधिक राजस्व वसूले जा रहे थे। इस राजस्व को लेकर वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी को आमंत्रण करते हैं और महात्मा गांधी जाते हैं और इसके विरुद्ध में वहां आंदोलन भी करते हैं। तो इस तरह से ये महात्मा गांधी के द्वारा कुछ आंदोलन रहे। जब वह महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आते हैं तो उनके द्वारा जिस जिस आंदोलन में भाग लिया गया और जिन जिन आंदोलन के द्वारा वह आने वाले समय में यह एक क्या कि मार्गदर्शक बने और एक प्रतीक बने कि अगर कोई आने वाला भारत का अग्रदूत राजनेता होगा तो वह महात्मा गांधी होगा, जिन्होंने अपने इस आंदोलन से क्या किया? प्रकाशित किया कि जैसे पहला आंदोलन रहा उनका चंपारण आंदोलन जो सक्सेसफुल रहा, इसके बाद से ही वह भारत के लिए एक अग्रगामी नेता के रूप में उभर कर सामने आए। तो इस तरह से कुछ जो इनका आंदोलन रहा। और इससे पहले जो दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा कुछ व्यक्तित्व था जिसके माध्यम से वह काफ़ी चर्चित रहे, और इस चर्चित होने की वजह से और सक्सेसफुल भी होने की वजह से उनका क्या हो गया? कांग्रेस में काफ़ी उनको बोलबाला हुआ, उनका काफ़ी स्थान मिला और वह अग्रगामी कांग्रेस के नेता भी बन गए। तो धीरे धीरे फिर क्या होता? वह कांग्रेस के लिए एक अग्रगामी नेता भी बनते हैं, कांग्रेस में उनको जगह मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, प्रारंभ में देखा महात्मा गांधी के प्रारंभिक पृष्ठभूमि, जन्म से लेकर उनके विवाह तक। उसके बाद हम लोगों ने देखा जब वह दक्षिण अफ्रीका में पढ़ाई करने के लिए गए तो पढ़ाने के दौरान उन्होंने क्या किया। फिर उसके बाद जब वह दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं तो वह जो व्यापारी अब्दुल्ला रहता है उसके नेतृत्व में वह क्या क्या वहाँ दक्षिण अफ्रीका में करते हैं, किस किस आंदोलन को चलाते हैं, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा जब भारत में महात्मा गांधी आते हैं तो उनके द्वारा विभिन्न आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, इन सभी आंदोलनों के बाद उनका काफ़ी चर्चा होता है। उसके बाद क्या होता है? खिलाफत आंदोलन। क्या होता है खिलाफत आंदोलन?
1919 से 22 ईस्वी में होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है जब वह खेड़ा आंदोलन कर लिए होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब 1919 तब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध जो 14 से 18 चलता है समाप्त हो जाता है। तो उस प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों द्वारा जो अपना विचार रखा गया था, जो सहानुभूति दिया गया था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध हम जीत जाते हैं तो भारत को स्वराज की प्राप्ति कर देंगे, लेकिन भारतीय यह आस लगाकर बैठे हुए ही थे कि ब्रिटेन जीतेगा और हमें स्वराज की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अंग्रेज क्या करते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार में 1919 ईस्वी में एक अधिनियम आता है जिसमें भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है। विधानमंडल क्या होता है, एक विधान परिषद और एक राज्यसभा का गठन किया जाता है। इसके माध्यम से एक क्या कहता है, एक कमेटी भी गठन किया जाता है। यह जो कमेटी रहता है वह आंदोलनकारी के सक्रियता और षड्यंत्रकारी को देखने के लिए एक क्या किया था, एक कमेटी गठित की जाती है। यही कमेटी रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उस विधानमंडल में जो होता है, एक विधानमंडल में 2 प्रस्ताव पारित किया जाता है। वह जो 2 प्रस्ताव होता है, उस 2 प्रस्ताव में से काफी भारतीयों में विरोध करने के बावजूद एक प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है और दूसरा प्रस्ताव यही होता है रॉलेट एक्ट प्रस्ताव, जिसे बिना दलील बिना अपील का कानून भी कहते हैं। इस कानून के तहत था कि किसी पे भी शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता। ये था रॉलेट एक्ट कानून, इसलिए महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहा है। तो ये जो रॉलेट एक्ट कानून 3 साल के लिए लाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस रॉलेट एक्ट लाने के बाद क्या होता है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस गिरफ्तारी के विरोध में जो भारतीय जनता होती है वह पंजाब के अमृतसर में एक बाग होता है, जलियांवाला बाग, जो 3 ओर बड़े दीवार से घिरा हुआ रहता है और एक और पतला रास्ता होता है जाने के लिए। वहां पर बहुत बड़े संख्या में वृद्ध, स्त्री और बच्चे एकत्रित होते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वह इनके विरोध का वहां पर जन आंदोलन करते हैं। जैसे ही यह बात ब्रिटिशर्स को पता चलता है तो उस ब्रिटिशर्स की तरफ से जनरल डायर आते हैं और उस निहत्थे पर क्या करते हैं, अपने सैनिकों को आज्ञा देकर गोलियों की बरसात कर देते हैं और इस गोलियों के द्वारा लगभग हजारों हजार की मृत्यु होती है। लेकिन जो उस ऑफिशियल रिपोर्ट ब्रिटिश का होता है उसमें मात्र 379 की मृत्यु ही दिखाया जाता है। तो यह जो भयावह कांड होता है यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या होता है, भारतीयों का रोष अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ जाता है और अंग्रेजों की बर्बरता भी भारतीयों के विरुद्ध बढ़ जाती है। यह बर्बरता इतना तक बढ़ जाता है कि जो अंग्रेज होता है वह पंजाब के लोगों को कोड़ा मारना तथा एक मतलब खुले पिंजरे की तरह उसको कैद में रखा हुआ था। तो इसको लेकर क्या होता है, अंग्रेजों के बीच बढ़ते हुए जो दमनकारी नीति था उसके विरुद्ध भारतीयों में रोष उत्पन्न हो जाता है और यही रोष क्या करता है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन को जन्म देता है। तो क्या होता है, सबसे पहले खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में चालू होता है। यह जो खिलाफत आंदोलन खासकर चालू होता है जब ब्रिटिश और तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो इसमें ब्रिटिश की जीत होती है और तुर्की हार होती है। उसके बाद तुर्की के हार के कारण वह तुर्की के साथ क्या करता है, अत्याचार का नीति अपनाता है। वह उसके साथ अत्याचार कर रहा होता है और जो वहाँ के तुर्की के मुसलमानों को पूरे विश्व का गुरु भी माना जाता था। जब यह वहां पर सब जो अत्याचारी अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है इसको लेके क्या होता है, भारत के मुसलमान भी क्या करते हैं कि यहाँ पर खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। उस अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करते हैं और इस खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी भी भाग लेते हैं। इसमें कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्यों भाग लिया। तो खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी को भाग लेने का प्रमुख उद्देश्य था कि इस आंदोलन में भाग लेने पर वह चाहते थे कि भारतीय मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले। इसी को लेकर उन्होंने इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी किया और भाग भी लिया ताकि मुसलमान भी बढ़ चढ़कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा ले। उसके बाद खिलाफत आंदोलन
स्टार्ट हो जाता है, फिर यह लगभग समाप्त हो जाता है 1924 ईस्वी में होता है, जब मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में खलीफा पद को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद उसी बीच में क्या होता है, असहयोग आंदोलन। भारत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है 1920 ईस्वी में। यह जो असहयोग आंदोलन होता है, यह क्या कहता है, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाकर, यह जो विशेष अधिवेशन 1920 का जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है, उस अध्यक्षता में बुलाकर महात्मा गांधी के द्वारा उस कांग्रेस में इस विशेष अधिवेशन को पारित कराया जाता है। और यहाँ पे देखिए नागपुर के अधिवेशन, नागपुर नहीं होगा, वो कलकत्ता का अधिवेशन था। कलकत्ता का अधिवेशन बुलाकर क्या कहता है, इस असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया जाता है। तो इस 1920 के अधिवेशन दो हुए थे, एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो बीच में बुलाया गया था, जो कहाँ हुआ था, जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, और जो वार्षिक होता था वो नागपुर में हुआ था। तो इसी कलकत्ता के विशेष अधिवेशन बुलाकर यह क्या कहता है, असहयोग आंदोलन को पारित करवाया जाता है। और जब असहयोग आंदोलन को पारित कराने का इसका मतलब यह था कि असहयोग आंदोलन का मतलब था कि सभी न्यायोचित एवं शांतिमय साधनों से, सभी न्यायोचित एवं शांतिमय साधनों से भारतीय जनता द्वारा स्वराज की प्राप्ति के लिए क्या करना, जन विरोध करना, यही था उसका उद्देश्य असहयोग आंदोलन का। इसी को लक्ष्य लेकर असहयोग आंदोलन चलाया गया। जब यह आंदोलन चलाया गया तब क्या कि एनी बेसेंट ने एक बात बोले, वह कहे कि यह मूर्खतापूर्ण विरोध, उन्होंने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध कहकर बुलाया था। कौन, एनी बेसेंट। तो ध्यान में रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित में से किसने मूर्खतापूर्ण विरोध कहा, तो यह एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया। उसके बाद क्या होता है, यह असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। शुरुआत में लाला लाजपत राय, उसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बाद में उन सभी बड़े नेताओं का सपोर्ट भी मिलता है। यह गांधी जी के दृढ़ संकल्प के कारण, जो भी शुरुआती में सपोर्ट नहीं कर रहे थे बड़े नेता, बाद में उन सभी बड़े नेताओं का, जिनका हम लोगों ने नाम लिया, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, सपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब यह असहयोग आंदोलन चल रहा होता है तो उसी बीच में एक घटना होती है। एक घटना क्या होता है, 5 अप्रैल 1922 ईस्वी को चौरा चोरी में एक कांड होता है। यह चौरा चोरी कांड क्या था, इसमें क्या होता है, जब यह असहयोग आंदोलन चल रहा होता है तो गोरखपुर के जगह में एक थाने में एक थानेदार और 21 पुलिस कर्मियों को उस उग्र भीड़ ने क्या किया, जला दिया, और इसमें सभी 2200 लोग मारे गए। इस अहिंसा को लेकर महात्मा गांधी ने यह संकल्प लिया कि इस आंदोलन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यह जो आंदोलन है यह शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से चलाने के लिए संकल्प किया गया था, लेकिन यह क्या हो गया, अहिंसा में परिवर्तन हो गया। तो इसको लेकर 12 मार्च को क्या करते हैं, इस आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, यानी 12 फरवरी को इस आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, और वह संकल्प लेते हैं इसे बंद करने का। तो क्या करते हैं, बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध भी किया, इसे बंद करने के लिए नहीं कर रहे थे। वो उन नेताओं में कौन कौन थे, चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, इन सभी नेताओं ने इनका विरोध किया, लेकिन फिर भी गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। अगर बोला जाता है कि काश इस आंदोलन को नहीं बंद कर दिया जाता तो ऐसा भी हो सकता था कि शायद ये आंदोलन काफी हद तक सफल होता, उसी समय एक अलग मुकाम पे होता, भारत को आजादी मिलता या सक्सेसफुल आंदोलन रहता। यह भी हो सकता था कि यह आंदोलन क्या होता, धीरे धीरे और अहिंसात्मक रूप धारण कर लेता। तो यह गांधी जी का संकल्प, दृढ़ संकल्प था, उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। तो उसके बाद बंद कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आंदोलन बंद करते हैं तो जो होते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनसे अलग होकर, किनसे, महात्मा गांधी से, उस आंदोलन से अलग होकर एक पार्टी का निर्माण करते हैं। यही स्वराज्य पार्टी 1923 ईस्वी में इसका निर्माण किया जाता है, जो इलाहाबाद में रहता है। तो यह ध्यान में देंगे, स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में की जाती है। इसमें क्या होता है, जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू रहते हैं, यह स्वराज्य पार्टी का 1923 में इलाहाबाद में स्थापना करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनका होता है कि जो 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा प्रांतीय राज्यों के द्वारा जो चुनाव
का जो प्रस्ताव दिया गया था कि चुनाव के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भारतीय चुने जा सकते हैं, तो वही प्रांतीय चुनाव के माध्यम से, यह विधान परिषदों के चुनाव के माध्यम से उसमें भाग लेकर, उसमें घुसकर और ब्रिटिश का क्या करना चाहते थे, विरोध करना चाहते थे। तो इनका मकसद वही था कि क्या करना, उस प्रांतीय इलेक्शन के माध्यम से, प्रांतीय चुनाव के माध्यम से ब्रिटिश के कार्यकारी परिषद में घुसकर उसका विरोध करना। तो विधान परिषदों में चुनाव में भाग लेते हैं ये। उसके बाद क्या होता है, गांधी और दास पैक्ट होता है। जो गांधी जी और चित्तरंजन दास होते हैं, चित्तरंजन दास, इन दोनों का क्या होता है, अलग अलग व्यक्तित्व हो जाता है। खिलाफत आंदोलन के बंद करने के बाद क्या होता है, चित्तरंजन दास का महात्मा गांधी से रोष अलग हो जाता है। तब उन दोनों के बीच में एक पैक्ट होता है जो गांधी दास पैक्ट के नाम से आना था। किसके बीच में, गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक बैठक होती है जो गांधी दास पैक्ट के, जो दोनों के विचार अलग हो गए थे, उन दोनों को एक मत पर आने के लिए उनके बीच में एक पैक्ट होता है जो गांधी दास, या चित्तरंजन दास हो गए या महात्मा गांधी हो गए, उन दोनों के बीच में एक बैठक होती है जो गांधी दास पैक्ट के नाम से आना था, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। अब उसके बाद क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे, यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 से 34 में चलाया गया था। तो देखा जाए यह जो खिलाफत आंदोलन था, यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। कौन, खिलाफत आंदोलन। तो आप ध्यान में रखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया सबसे बड़ा आंदोलन यही खिलाफत आंदोलन था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सविनय आंदोलन। यह 1930 से 34 तक चला। खासकर यह दो भागों में टूटकर चला। 1930 से पहले 31 चला, 1930 से 31, फिर 1932 से 34 चला, बीच बीच में रुके भी थे। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 24 था, यह क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 11 सूत्री मांग को लेकर इरविन के पास यह गए। महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में 11 सूत्री का मांग करते हैं। उस समय जो वायसराय रहता है वह इरविन रहता है कि यह जो मांग करते हैं, इस 11 सूत्री मांग में रहता है कि जो सैनिकों का खर्च है, सैनिकों पर खर्च कम किया जाए और जो क्रांतिकारियों को जेल भेजा गया है उसे छोड़ दिया जाए। तो इसी प्रकार के विभिन्न तरह के इस तरह के 11 मांग वो रखते हैं। और यह मांग क्या करता है, उस टाइम इरविन इस मांग पर गौर नहीं करता है और इस पर वह विचार भी करना उचित नहीं समझता है। इसी विचार को नकारने के क्रम में महात्मा गांधी क्या करते हैं, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का वह संकल्प लेते हैं और उसको जो ब्रिटिश वायसराय था उसको चेताते भी हैं। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो स्टार्ट होता है, यही दांडी मार्च जो करते हैं 12 मार्च को यह करते हैं। इसी दांडी मार्च के माध्यम से वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्टार्ट करना चाहते हैं। जो दांडी मार्च होता है इसमें नमक कानून को तोड़ा जाता है। तो दांडी मार्च के माध्यम से 12 मार्च को यह आंदोलन स्टार्ट करते, मतलब स्टार्ट तो हो जाता सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए यहाँ पर ध्यान से देंगे, जब इरविन 11 सूत्री मांगों को नहीं मानता है, उस पर विचार नहीं करता, तब गांधी जी द्वारा क्या कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का संकल्प लिया जाता है। और वह जो स्टार्ट होता है दांडी मार्च के माध्यम से होता है। दांडी मार्च के माध्यम से वह क्या करते हैं, 12 मार्च को वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को वह क्या करते हैं, निकलते हैं साबरमती आश्रम से और वहां से 78 सहयोगियों के साथ 241 मील की दूरी तय करते हुए वह क्या करते हैं, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं। और वह दांडी पहुंचकर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ते हैं और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हो जाता है। और बोला जाता है कि जो इस आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर कोई भाग लेता तो वह स्त्री। इस आंदोलन में स्त्रियों का बहुत बोलबाला रहता है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जब बोला जाता है कि महात्मा गांधी दांडी मार्च करते हैं तो उस समय जो अपना पद यात्रा स्टार्ट करते हैं, मात्र 78 सहयोगी रहते हैं, लेकिन जाते जाते लाखों की संख्या में वह भीड़ हो जाती है। तो और 6
12 मार्च को चलते हैं और 6 अप्रैल को 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं और वहां पर उठाकर नमक क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसी बीच में इधर चल रहा होता है गोलमेज सम्मेलन। तो यह गोलमेज सम्मेलन क्या था, ध्यान देंगे। गोलमेज सम्मेलन से पहले देखेंगे, उसके बाद जो असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, इससे इरविन को काफी क्या होता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वह जो समय है तो गांधी इरविन के बीच एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। इस वजह से क्योंकि वो देख रहा था धीरे धीरे यह आंदोलन विकराल रूप धरा जा रहा है, तो इस आंदोलन को लेकर इरविन को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तब गांधी जी से और इरविन के बीच एक समझौता होता है जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। उसी बीच में इधर क्या होता है, ब्रिटेन में राउंड टेबल सम्मेलन चल रहा होता है। तो यह क्या था, गोलमेज सम्मेलन, यानी जो गोल मेज था उसके चारों तरफ जो प्रतिनिधियों के बीच बैठकर जो चर्चा हो रही थी, जो सम्मेलन हो रहा था, वही गोलमेज सम्मेलन कहलाया। तो यही है, राउंड टेबल के बीच में चारों जो प्रतिनिधि थे कम बैठे हुए थे, वही क्या गोलमेज सम्मेलन कराया। यह गोलमेज सम्मेलन 3 काल में हुआ, 1930, 1931 और 1932 में। इधर क्या होता है, गांधी इरविन के बीच समझौता होता है और इसमें गांधी जी को क्या कहता है, जब इरविन मान जाता है तो गांधी जी इस जो गोलमेज सम्मेलन होता है उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। और कांग्रेस क्या करता है, इस गोलमेज सम्मेलन में यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मात्र एक होता है जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं, और प्रथम में नहीं लेते हैं और तृतीय में नहीं लेते हैं, क्योंकि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वहां पहुंचते हैं राउंड टेबल में, जब वो अपनी मांगों को रखते हैं तो उनकी मांगों को वहां पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो गांधी जी फिर से वापस आते हैं और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाने का निर्णय लेते हैं और वो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखने का प्रणय लेते हैं। तो इस तरह से गांधी जी से पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। और गांधी जी उस टाइम कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो कांग्रेस में क्या करता है, मात्र यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लेता है, ना ही प्रथम में लेता है और ना ही द्वितीय में लेता है। तो कांग्रेस भी मात्र द्वितीय अधिवेशन, अगर पूछ दे कांग्रेस किस अधिवेशन में भाग लिया था गोलमेज में, तो सिर्फ द्वितीय में लिया था। और जो B.R. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, प्रथम में भी भाग लेते हैं, द्वितीय में भी भाग लेते हैं और तृतीय में भी भाग लेते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए होते हैं। उसके बाद क्या होता, उसके बाद देखेंगे गांधी इरविन समझौता के बाद वह क्या करते हैं, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, फिर वह वहां से आते हैं, उनकी मांगों को नहीं गौर किया जाता, तो वह फिर से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पूना पैक्ट समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी। क्या होता है, जब B.R. अम्बेडकर वहां से ब्रिटेन से गोलमेज सम्मेलन से आते हैं तो वह दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। और यहाँ पर उस टाइम जो ब्रिटिश पीएम होता है, तीनों गोलमेज के सम्मेलन के दौरान जो ब्रिटिश पीएम होता है रैमजे मैकडोनाल्ड होता है। रैमजे मैकडोनाल्ड क्या करता है, इस पृथक निर्वाचन की स्वीकृति दे देता है। जब क्या होते हैं, जैसे ही B.R. अम्बेडकर भारत आते हैं और गांधी जी को जब यह बात पता चलता है तो वह क्या करते हैं, वह अनशन पर बैठ जाते हैं और इस पृथक निर्वाचन का विरोध करते हैं। और वह कहते हैं कि अगर इस तरह से पृथक निर्वाचन कर दिया जाए तो क्या होगा, उच्च और ऊंचे लोग नीचे लोग में काफी फर्क आ जाएगा और हमेशा उसका शोषण किया जाएगा। तो इस तरह से बात होती है। तो गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं और उधर B.R. अम्बेडकर पृथक निर्वाचन की बात कर रहे होते हैं। काफी दिनों तक अनशन पे बैठने के बाद क्या होता है, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यही पूना पैक्ट में क्या होता है, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच समझौता होता है, जिसमें क्या होता है कि गांधी जी पृथक निर्वाचन को स्वीकार नहीं करते हैं और वह यह कहते हैं कि हम उनके आरक्षित सीटों की संख्या को जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन पृथक निर्वाचन का सपोर्ट नहीं करेंगे, पृथक निर्वाचन नहीं देंगे। तो इस तरह से वहीं पर क्या होता है, जो क्या था, दलित लोगों के लिए 71 सीट का प्रावधान था, वह उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 147 सीट कर दिया गया और पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया। तो इस तरह से जो पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 ईस्वी को होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में किनका क्या भूमिका रहा। उसके बाद क्या होता है,
व्यक्तिगत सत्याग्रह, यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था यह 1940 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे, जवाहरलाल और ब्रह्मदत्त जो तीसरे थे, ब्रह्मदत्त थे, वही सत्याग्रह थे जो इसमें भाग लेते हैं। इस जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था यह 1940 ईस्वी में होता है। इसे दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे सविनय आंदोलन के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रमुख सत्याग्रही थे, पहले विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे और कभी कभी तीसरा पूछता तो ब्रह्मदत्त थे। इसे दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये 1940 में होता है और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है 1939 से 45 तक में। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा होता है, तो इस समय क्या होता है, भारतीयों को मनाने के लिए ब्रिटिश से विभिन्न तरह के प्रतिनिधि मंडल भारत में आते हैं और भारतीयों को मनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार भारतीय क्या थे, समझदार थे और पहले घटनाओं से वह अवगत हो चुके थे कि अब क्या करना, ब्रिटिश की मीठी बातों में नहीं आना है। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने क्या किया, हमें बोलकर सपोर्ट ले लिया और भारत को स्वराज भी नहीं मिला। तो इस चीज से भारत अवगत थे और वह क्या कर रहे थे, जितने भी प्रतिनिधि मंडल आए सबका वह विरोध कर रहे थे। वह ब्रिटिश को सपोर्ट करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में तैयार नहीं थे। तो उसी बीच में क्या होता, एक क्रिप्स मिशन भारत में आता है, जिसे महात्मा गांधी कहते हैं कि यह क्या है, दिवालिया हो चुका बैंक की तरह है यह क्रिप्स मिशन को। यह संबोधन कहकर महात्मा गांधी ने कहा। उसके बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं, वह तो सपोर्ट नहीं करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट करने से बिल्कुल मना करते हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा उसके बाद 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। यह सबसे अंतिम आंदोलन और सबसे बड़े आंदोलन के रूप में होता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाता है। उसके बाद यह आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 8 अगस्त को हुआ था। तो इस तरह से जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, उसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे यह आंदोलन स्टार्ट हुआ तो क्या होता, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर महात्मा गांधी और अन्य बड़े नेताओं को क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है उन्हें। और महात्मा गांधी को कैद कर आगा खां पैलेस, यही आगा खां पैलेस होता है जहां पर उनको कैद करके रखा जाता है। तो इस तरह से ब्रिटिश के द्वारा जो बड़े नेताओं थे उनका क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते हैं वह द्वितीय स्तर के नेताओं में चला जाता है। तो द्वितीय स्तर के नेता इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और क्या होता है, इस नेतृत्व करते करते लास्ट में क्या होता है, यह आंदोलन सक्सेसफुल होता है और भारत को आज़ादी भी मिलती है। और भारत को आज़ाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को होता है। और इस तरह से इस आज़ादी के दरमियान में भारत का बंटवारा भी हो जाता है। जो क्या होता है, इस बंटवारे के क्रम में जो क्या देखने को मिलता है, जो जनसंहार होता है, उस तरह से मतलब काफ़ी जब बंटवारा होता है तो जो जनसंहार वो काफ़ी देखने को मिलता है। तो बोला जाता है महात्मा गांधी भी जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय वो कलकत्ता में थे। वह कलकत्ता में निर्धन लोगों और जो पीड़ित लोग थे उनके आंसुओं पोंछने का काम वह कलकत्ता में भी कर रहे थे। तो इस तरह से क्या होता है, इस आंदोलन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके तहत भारत को आज़ादी मिलती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा महात्मा गांधी के बारे में। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में बताने का मकसद नहीं है, मेरे गांधीवादी सोच से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं आप समझिएगा। हमारा बताने का मतलब है कि इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी हम लोगों ने यहाँ पर एक चार्ट में देखा। तो आपसे हम आशा करते हैं कि इस क्लास को 1 से 2 बार देखिए और जब तक देखिए जब तक समझ में नहीं आ जाता है। और अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उस एग्जाम को देने जाने से पहले आप इस चैप्टर को एक बार अवश्य देखें, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और आशा करते हैं आपको पढ़ाई में मन लग रहा होगा।